हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, है ना। हमें ठंड लगती है या गर्मी लगती है या अपने आप को ढकने के लिए हमें कपड़े चाहिए। हमें रहने के लिए कम से कम एक घर होना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें कर्मचारी उनसे पूर्णतः बात कर सके, विचारों को व्यक्त कर सके। मतलब एक कंपनी 3 टाइम्स ज़्यादा आय अर्जित कर रही है उस ब्याज की रकम से जो वो अपने ऋण पत्र धारियों को चुकता कर रही है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और आज मैं क्या बताने वाली हूं भाई। क्लास 12th के हमारे बच्चे बहुत ही जल्दी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, है ना। जब लिखने बैठते तो लगता है कि यार अभी तो ये चीज़ तो समझ में आ नहीं रही, इसको कैसे लिखें। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं बेटा, क्लास 12th के लिए भी ज़रूरी हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी हैं, तो उसको अच्छे से समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लास 12th के बिजनेस के, जिसको हम लोग समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखो बेटा, लिखने के लिए, समझने के लिए पहले समझ जाओ कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। तो विकेंद्रीकरण में अधिकारों का यदि कंप्लीट यानी पूर्णतः भारार्पण कर दिया जाए, ऊंचे स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक सभी कर्मचारियों में संगठन के, तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। यानी पूर्णतः अधिकारों का भारार्पण कर्तव्य से संबंधित सभी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के मध्य किया जाना विकेंद्रीकरण कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हो रहा है, सभी स्तरों पर भागीदारी हो रही है कर्मचारियों की, सभी स्तरों पर जो प्राधिकार है यानी अधिकार है उनका समान बंटवारा हो रहा है। मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की भागीदारी करके या प्रत्येक स्तर पर जो कर्मचारी लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें अधिक जिम्मेदारी देना ही विकेंद्रीकरण का लक्ष्य होता है। प्रत्येक स्तर पर संचालकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करना, यानी हर एक स्तर के कर्मचारी को कार्य से संबंधित अधिकार होते हैं, उन्हें इतनी फ्रीडम होती है कि वह अपने कार्य से संबंधित डिसीजंस यानी निर्णय ले सके। ठीक है, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी को कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कार्य से संबंधित निर्णय लेने के लिए, और कह सकते हैं कि सभी स्तर के कर्मचारी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाते हैं यदि किसी संगठन में विकेंद्रीकरण की नीति का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो भाई इसको समझने के बाद हम लोग कैसे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जहाँ पर विकेंद्रीकरण के बारे में बताया गया है। किसी भी संगठन में आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रबंधक, बहुत सारे अधीक्षक लोग कार्य करते हैं जो विभिन्न स्तर पर कार्य करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य निदेशक यानी डायरेक्टर्स लोग आते हैं, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं, उनके नीचे उत्पादन प्रमुख होते हैं, फिर उत्पादन प्रबंधक होते हैं, फिर पर्यवेक्षक होते हैं, फिर फोरमैन्स होते हैं, फिर यंत्र संचालक यानी क्रमिक लोग होते हैं। तो मान लो कोई कार्य से संबंधित, ठीक है, कोई कार्य है और उस कार्य को पूरा करने के लिए नीति निर्माण बनाने का जो कार्य है वो उच्च स्तरीय प्रबंधक ने किया। ठीक है, निदेशक मंडल ने किया, कार्य से संबंधित नीतियां और उद्देश्य का निर्धारण किया गया। उसके बाद उत्पादन जो प्रमुख है उसको कार्य दे दिया गया और कह दिया गया कि अब आप इस नीति का प्रयोग करिए और लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कार्य करवाइए। ठीक है, उत्पादन प्रमुख जो है, प्रोडक्शन हेड जो है, उसने अपने से नीचे उत्पादन प्रबंधक को कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य बांट दिए। ठीक है, तो उत्पादन प्रबंधक ने एक लक्ष्य रखा कि हमें उत्पादन का लक्ष्य 5% में वृद्धि करवानी है, 5% हमें वृद्धि करवाना है।
इस लक्ष्य को लेने के लिए उसने क्या किया, कार्यों का बंटवारा कर दिया अपने से नीचे के स्तर के प्रबंधक को, पर्यवेक्षक को। ठीक है, तो पर्यवेक्षक लोग जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कार्य को सही तरीके से करवाने के लिए क्या किया, फोरमैन की नियुक्ति की और फोरमैन को कार्य से संबंधित अधिकार और कुछ कर्तव्य दे दिए गए। फिर फोरमैन ने क्या किया, वो क्रमिक को देख रहे हैं, क्रमिक को उन्होंने कुछ कार्य बांट दिए और कह दिया कि आपका प्रतिदिन का लक्ष्य होगा कि आप हर एक यंत्र संचालक जो है वह कम से कम 100 यूनिट का उत्पादन करेगा प्रतिदिन। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे जो कार्यों को बांटा गया है, हर स्तर पर क्या किया गया है, भारार्पण किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं अधिकार अंतरण किया गया है, अधिकार अंतरण हुआ है, अधिकारों को बांटा गया है कार्य से संबंधित प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर, और ये ऊपर से लेकर के नीचे तक हो रहा है संगठन में। हर एक व्यक्ति इस कार्य में, इस अधिकारों की श्रृंखला में शामिल हो गया है। अतः यह क्या हो गया, यह हो गया विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर पूरा स्तर इन्वॉल्व है, सभी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, सबको अधिकार है, सबको कर्तव्य दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, प्रभागीय ढांचा, जिसे डिविजनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब मान लो उत्पाद के आधार पर किसी संगठन में यदि विभाग बनाए जाते हैं तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर या ढांचे को क्या कहते हैं, प्रभागीय ढांचा। जैसे मान लीजिए कोई संगठन है, वो संगठन जो है बहु उत्पाद का निर्माण कर रही है। कौन कौन से उत्पाद का निर्माण कर रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर संगठन जो है वो करीब 4 प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा है। वस्त्र भी बना रही है संगठन, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, औषधि भी बना रही है, मेडिसिन भी बना रही है, और साबुन भी बना रही है, सोप भी डिजाइन करती है। तो एक ऐसी फर्म है, एक ऐसी कंपनी है जो कि 4 विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही है। तो ऐसी फर्म क्या करेगी बच्चा लोग, ऐसी वस्त्र विभाग में क्या होगा, उत्पादन भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है वस्त्र विभाग, वस्त्रों का क्रय भी कर रहा है, मतलब कच्चा पदार्थ जो है, फैब्रिक जो है, कॉटन जो है, ठीक है, उसको खरीदा जा रहा है। ठीक, फिर क्या हो रहा है भाई, जो वस्तु बनकर तैयार हो गई, कपड़ा बनकर तैयार हो गया, उसका मार्केटिंग हो रहा है, विपणन हो रहा है। फिर इन सभी कार्यों के लिए जो पैसे का प्रबंध करना है वो वित्त विभाग देख रहा है। अतः कह सकते हैं कि वस्त्र से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब एक विभाग में कर दी जाती हैं। तो इसे हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर या ढांचे को क्या कहते हैं, प्रभागीय ढांचा बोला जाता है। प्रभागीय ढांचा, जहां उत्पाद के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं। जब यदि कोई कंपनी, कोई फर्म बहु उत्पाद बनाती है, कई प्रकार के उत्पाद बनाती है, तो वह प्रभागीय ढांचा का प्रयोग करती है और हर एक विभाग में विभाग से संबंधित सभी प्रकार के कार्य एक साथ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये क्या है, आवश्यकता सोपान विचारधारा। आवश्यकता सोपान विचारधारा जो कि मैस्लो ने दिया था, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत है बच्चा। ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, कार्य करने की इच्छा को जागृत करना। ठीक, इसमें मैस्लो जी का क्या कहना था, उनका कहना था कि जो आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, वो आवश्यकताओं का एक क्रम होता है। ठीक है, और हर एक आवश्यकता यानी नीचे स्तर की आवश्यकता को संपूर्ण करने के बाद एक व्यक्ति लंबे समय तक अभिप्रेरित या मोटिवेट होकर के कार्य नहीं कर सकता यदि उसकी दूसरी कोई नेक्स्ट लेवल की नीड या आवश्यकता को संतुष्ट न किया जाए। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक मनुष्य में आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती हैं और हर प्रकार की आवश्यकता जो होती है वो एक निश्चित क्रम रखती है। ठीक है, ऑर्डर रखती है। जैसे सबसे पहले आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं, इसे हम लोग कहते हैं बेसिक नीड्स। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, है ना। हमें ठंड लगती है या गर्मी लगती है या अपने आप को ढकने के लिए हमें कपड़े चाहिए।
हमें रहने के लिए कम से कम एक घर होना चाहिए जहां हम रह सकें। तो ये बेसिक आवश्यकताएं होती हैं और इन बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन के माध्यम से हो सकती है। अगर किसी कर्मचारी से कार्य करवाना है तो कम से कम उसकी बेसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना बेहद जरूरी होगा, यानी पर्याप्त वेतन उसको देना जरूरी होगा। जब एक लंबे समय तक एक वेतन व्यक्ति को मिलता रहता है और पर्याप्त वेतन मिलता रहता है, वेतन वृद्धि होती रहती है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट आवश्यकता का जन्म हो जाता है। बहुत देर तक व्यक्ति उससे अभिप्रेरित होकर कार्य नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट आवश्यकता के क्रम में क्या कहा मैस्लो ने कि सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता क्या कहती है? व्यक्ति जहां कार्य कर रहा है, जिस वातावरण में कार्य कर रहा है, वहां वो सुरक्षित है या नहीं है। मतलब उसको पेंशन मिले, उसको ग्रेजुटी मिले, उसके कार्य की सुरक्षा हो, लंबे समय तक उसका कार्य बना रहे, ये जरूरी होता है। ऐसे ही एक मानव, एक मनुष्य क्या चाहता है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, है ना, उसके जीवन का बीमा हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से सुरक्षा की आवश्यकताओं का जन्म होता है और जब ये आवश्यकताएं किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके संगठन में प्रदान हो रही हैं, तब वह व्यक्ति अभिप्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के संगठन के प्रति अपने कार्यों को करता है। ठीक, इसके बाद मैस्लो के अनुसार सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। ये तीसरे स्तर की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता को पूर्ण होने के बाद तीसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। व्यक्ति चाहता है कि उस जहां वो कार्य कर रहा है वहां पर उसका सामाजिक वातावरण हो, वहां पर उसके दोस्त हो, मित्र हो, यार हो, जहां पे अपने दुख या सुख को वो बांट सके। तो एक सोशल बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए जिस संगठन में वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सामाजिक आवश्यकताएं आ जाती हैं और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही एक व्यक्ति लंबे समय तक अभिप्रेरित होकर के कार्य करेगा। लेकिन सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट होने के बाद नेक्स्ट लेवल की जो नीड आती है, आवश्यकता का जन्म हो जाता है मैस्लो के अनुसार, वो है प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की आवश्यकताएं। अब व्यक्ति क्या चाहता है कि जिस संगठन में वो कार्य कर रहा है वहां पर उसका एक पद हो। ठीक है, वहां पर जितने लोग उसके साथ कार्य कर रहे हैं सब उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। ठीक है, सभी लोग जो है उसको एक अच्छा व्यक्ति समझें, उसकी मान प्रतिष्ठा हो। ये हमारी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, प्रतिष्ठा या मान सम्मान की आवश्यकताएं, जो हर एक व्यक्ति को भी चाहिए होती हैं और हर एक संगठन में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को भी चाहिए होती है। जब ये आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है तो फिर एक नेक्स्ट लेवल की, यानी एक उच्च स्तरीय आवश्यकता का जन्म हो जाता है मैस्लो के अनुसार। और मैस्लो का कहना था ये आवश्यकता होती है कौन सी आवश्यकता? आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। आत्मसंतुष्टि का मतलब है जो हम कर रहे हैं या जहां हम कार्य कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे, जो हम बनना चाहते थे वो हम बन गए, जो हम पाना चाहते थे वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब हमारा पूर्णतः विकास हो गया है। तो मास्लो के अनुसार जिसे कहते हैं आत्म विकास की आवश्यकता सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है और व्यक्ति जब इस आवश्यकता पर पहुंच जाता है तो वह संतुष्टि का अनुभव करता है और उसकी सभी प्रकार की आवश्यकताएं अब संतुष्ट हो जाती हैं, यानी वह व्यक्ति पूर्णतः अभिप्रेरित होकर के कार्य करने लगता है। तो आत्म विकास या आत्म संतुष्टि की आवश्यकता जो सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है, इससे प्राप्त करने में बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो यह आवश्यकताओं का क्रम था और मैस्लो का कहना था कि हर एक आवश्यकता की पूर्ति उसी क्रम में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम व्यक्ति को वेतन तो दे नहीं रहे हैं लेकिन सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, दोस्त मित्र बन गए हैं उसके, लेकिन उसको वेतन नहीं मिल रहा है संगठन में, तो वह व्यक्ति कभी भी अभिप्रेरित होकर के लंबे समय तक कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो वेतन सबसे जरूरी चीज है, सबसे कह सकते हैं कि बेसिक नीड या बेसिक आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। बेटा ये वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था कि यदि किसी संगठन में व्यक्तियों को सही तरीके से कार्य करवाना है व्यक्तियों से, तो फिर क्या करना चाहिए?
सहयोग न कि व्यक्तिवाद होना चाहिए। मतलब सामंजस्य होना चाहिए लोगों के बीच में, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और सामंजस्य न कि विवाद सिद्धांत का यह थोड़ा व्यापक रूप है, थोड़ा बड़ा रूप है। इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि कर्मचारियों को इस सुझावों को सुनना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी सजेशंस दे रहा है और उसके सजेशंस अच्छे हैं तो उस सजेशंस को लागू करना चाहिए, सुनना चाहिए। और साथ ही साथ उनके सुझावों के लिए कर्मचारियों को पारितोषिक यानी अवार्ड भी देना चाहिए। यदि सुझाव का प्रयोग करके कंपनी लाभ अर्जित करती है तो लाभ का एक अच्छा खासा बोनस के फॉर्म में हिस्सा कर्मचारियों को भी उनके सुझावों के लिए देना चाहिए। इससे कर्मचारी और प्रबंधक के बीच क्या होगा, अच्छा वातावरण बनेगा। ठीक है, स्पष्ट संचार होना चाहिए और ट्रेड यूनियन की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रबंधक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें कर्मचारी उनसे पूर्णतः बात कर सके, विचारों को व्यक्त कर सके। ठीक है, प्रबंध का पुराना तरीका नहीं अपनाना चाहिए बच्चा। कर्मचारियों और प्रबंध के बीच कार्य और जिम्मेदारी का समान वितरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रबंधक को सुप्रीम अथॉरिटी मिल जाए, सारा का सारा अधिकार जो है मालिक को मिले बस, और कर्मचारी केवल नौकर की तरह कार्य करते रहें। फिर क्या होगा, फिर कह सकते हैं कि वहां व्यक्तिवाद हो जाएगा। ठीक है, वहां मतभेद हो जाएगा। ठीक, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि प्रबंधक और कर्मचारियों को समान दर्जा मिले, समान कार्य उनको बीच बांटे जाएं और प्रबंधक को कर्मचारियों के साथ कार्य करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। उन्हें भी एक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फील होना चाहिए कि वो भी संगठन का हिस्सा हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, मानसिक क्रांति यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। मानसिक क्रांति या मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है लोगों के विचारों में बदलाव लाना। एक प्रबंधक इस प्रकार से कार्य करवा सकता है लोगों से जिससे उनके विचारों को बदला जा सके, अनुकूल किया जा सके। ठीक है, जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, यदि संगठन की वो बहुत बुराई करता है, संगठन उसे पसंद नहीं है, प्रबंधक की नीतियां पसंद नहीं है, वो संगठन में आए दिन कुछ न कुछ कमियां निकालता है, तो ऐसे कर्मचारी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रबंधक क्या कर सकता है? प्रबंधक एक मानसिक क्रांति लाने की कोशिश करे। प्रबंधक ऐसा फील कराए कि देखो मैं भी उसी संगठन का हिस्सा हूं, मेरे साथ भी वही सारी चीजें होती हैं जो तुम्हारे साथ हो रही हैं। ठीक है, फिर भी उनसे वार्तालाप करे, उनका नेतृत्व करे, उनकी परेशानियों को सुने, उनको दूर करे, उनके साथ बैठे उठे, मतलब उनको ऐसा फील कराए कि वह भी उन जैसा ही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मानसिक क्रांति आएगी। तो श्रमिकों और प्रबंध एक दूसरे के प्रति मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ही मानसिक क्रांति का उद्देश्य होता है। श्रमिक और प्रबंध के बीच समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक सोच को अपनाने के लिए श्रमिकों और प्रबंध के दिमाग में पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रबंधक ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक कर्मचारी को ज्यादा प्रेफरेंस दे, वरीयता दे, माने और दूसरे कर्मचारी को कम प्रेफरेंस दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद देखो बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है? प्रशिक्षुता कार्यक्रम या शिक्षार्थी प्रशिक्षण या नौसिखिया प्रशिक्षण या शिशु प्रशिक्षण भी इसे कहते हैं। यह क्या है? यह प्रशिक्षण की एक तकनीक है। यदि व्यक्ति जब कार्य कर रहे होते हैं, कार्य पर प्रशिक्षण की यह तकनीक कही जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक मास्टर ट्रेनर होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रशिक्षक होता है जो पूरी तरह से ट्रेंड है, सीखा हुआ व्यक्ति है, वह मास्टर ट्रेनर कहलाता है। वो क्या करता है? वो सभी वर्कर को सिखाता है। पहले वो खुद कार्य करता है मशीनों के साथ या एक्चुअल जो वर्क है उसको करता है, और सभी जो श्रमिक कर्मचारी गण लोग हैं उसके कार्य करते हुए तरीके को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ये क्या है? ये मास्टर ट्रेनर है। ये कौन है भाई? ये मास्टर ट्रेनर हैं। ठीक है, ये मुख्य प्रशिक्षक हैं, ये सिखा रहे हैं। और ये सब कौन है? ये सब प्रशिक्षु हैं, ये लोग सीख रहे हैं।
सबसे पहले मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है, कैसे उसके टूल्स होते हैं, ये सब बता रहे हैं ये ट्रेनर, ठीक है, ये मास्टर प्रशिक्षक बता रहे हैं। सारे कर्मचारी इनको देख रहे हैं, ये कैसे कार्य कर रहे हैं देख रहे हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, ये मास्टर प्रशिक्षक जो हैं वो अब कर्मचारियों से कहते हैं कि अब आप लोग कार्य करिए, मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कि आप लोग सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर वो लोग कार्य करेंगे, मास्टर प्रशिक्षक यहाँ पर देखेगा सबके कार्यों को, और जब उसे लगेगा कि सभी व्यक्ति सही तरीके से अपना अपना कार्य कर पा रहे हैं, तब वो ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, इसे नौसिखिया प्रशिक्षण भी बोलते हैं, ठीक है, इसे शिशु प्रशिक्षण भी बोलते हैं, और इसे प्रशिक्षुता कार्यक्रम भी बोलते हैं, या शिक्षार्थी प्रशिक्षण भी बोलते हैं, और अप्रेंटिसशिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मास्टर ट्रेनर सभी व्यक्तियों को सिखाता है, फिर उन्हें कार्य दे देता है, उनको देखता है, उनका मार्गदर्शन करता है, और इस प्रकार से ये ट्रेनिंग कार्य के दौरान ही की जाती है। इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट नंबर 7, वित्तीय प्रबंध क्या होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें कोषों की प्राप्ति, कोषों का निवेश और कोषों का बंटवारा संबंधित निर्णय लिया जाता है। मतलब किसी संगठन में वित्त से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वो वित्तीय प्रबंध के द्वारा लिए जाते हैं। तो वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या होता है कि वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, वित्त का कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए, स्थायी संपत्ति खरीदने में या कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करने में, ठीक है। इसके अलावा जो लाभ हो रहा है उस लाभ का बंटवारा कैसे किया जाए, लाभ को संचित किया जाए या लाभांश के रूप में अंशधारियों को बांटा जाए, ये सारे के सारे निर्णय वित्तीय प्रबंध में लिए जाते हैं। तो वित्तीय प्रबंध से मतलब क्या है, कंपनी के सुचारू ढंग से चलने के लिए वित्त का कुशल अधिग्रहण यानी प्राप्ति, वित्त का कुशल उपयोग यानी निवेश, और कुशल वितरण यानी लाभांश संबंधी निर्णय, तथा अधिशेषों का निपटारा, ठीक है, जैसे जो भी सरप्लस हो रहे हैं उसको कहां कहां कैसे कैसे बांटा जाए। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर दिखाया गया है कि यह मुख्य वित्तीय प्रबंधक है, ठीक है। ये वित्त निर्णय ले रहे हैं, यानी वित्त को कहां कहां से प्राप्त करें, वित्तीय संस्थानों से या बैंकों से ऋण ले या समता जारी करे, समता अंश जारी करें, ठीक है। इसके अलावा ये निवेश संबंधी निर्णय ले रहे हैं, मतलब कहां कहां कौन कौन सी संपत्तियों में इस वित्त को लगाया जाए, निवेश किया जाए, जिससे से ज्यादा आय प्राप्त की जा सके। और लाभांश निर्णय ले रहे हैं, यानी कंपनी जो लाभ कमाती है उस लाभ का कितना भाग लाभांश के रूप में अंशधारियों में बांटा जाए, या लाभों को की मात्रा कितना ज्यादा संचय करके रखी जाए प्रतिधारित आय के रूप में, ठीक है। इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या कह रहा है, ब्याज आवरण अनुपात। ब्याज आवरण अनुपात को ICR भी कहते हैं बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब कोई संगठन अपने पूंजी ढांचे से संबंधित निर्णय लेता है, यानी पूंजी में, कैपिटल में कितना ऋण मात्रा रखे, ऋण पूंजी को, और कितना समता पूंजी की मात्रा को रखे, जब यह निर्णय लेता है तो वह देखता है कि ICR कितना है उसका। ICR का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एक कंपनी लाभ कमाती है ना, आय कमाती है हमेशा हर साल, तो उसकी आय कितना गुना ज्यादा है दिए जाने वाले ब्याज से। कंपनी यदि मान लो ऋण पूंजी ले रही है, ठीक है, ऋण ले रही है, बैंकों से ऋण ले रही है या ऋण पत्रधारियों से ऋण ले रही है, तो कंपनी को हर साल ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज की जो दर होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहां पर मैं समझा रही हूं, मान लो एक कंपनी का ICR 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंपनी का लाभ
जिसे हम आय कह दें, कंपनी का आय 3 गुना है ब्याज जो वह चुका रही है उससे। मतलब एक कंपनी 3 टाइम्स ज्यादा आय अर्जित कर रही है उस ब्याज की रकम से जो वो अपने ऋण पत्रधारियों को चुकता कर रही है, पेड कर रही है। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल शब्द में हम यह जान गए कि यदि आईसीआर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना एक कंपनी अपने पूंजी ढांचे में ऋण पूंजी की मात्रा को रख सकती है। ठीक है, तो भाई इसको कैसे, फॉर्मूला क्या कहता है, ब्याज आवरण अनुपात का फॉर्मूला कहता है ब्याज और कर से पहले की जो आय होती है, जिसे हम लोग एबिट बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ब्याज से, कंपनी के ब्याज से। ठीक है, मान लो कि एक कंपनी क्या है, कंपनी का मान लो 3 लाख आय आया। ठीक है, और आईसीआर मान लो 3 है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक कंपनी क्या है कि कम से कम तिगुना मात्रा में वह क्या कर रही है, अर्न कर रही है, आय अर्जित कर रही है अपने ब्याज की रकम से जो वो पे कर रही है। ठीक है, अब मान लो ये x हमने रख दिया ब्याज को, तो कैसे निकाल लेंगे इसको, ये आ जाएगा 3x, 3 लाख में कर दो, और फिर x निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपका आ गया कितना, 1 लाख रुपए आपका क्या था, ब्याज था, है ना। 1 लाख का अमाउंट आ गया ब्याज का, और आपकी अर्निंग कितनी जा रही है, 3 लाख हो रही है हर साल। तो इससे तो ये समझ में आ गया कि 3 लाख जो है अगर हमारा आय है और आईसीआर 3 है, तो मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए हम ब्याज का देते हैं हर साल और 3 लाख रुपए हम कमा रहे हैं हर साल। तो आईसीआर जितना ज्यादा होगा उतना एक कंपनी अपने ऋण पूंजी की मात्रा को बढ़ा सकती है। इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है, ऋण सेवा आवरण अनुपात कहता है डेट्स सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या होता है भाई, ये आईसीआर का बाप होता है, मतलब आईसीआर से भी ज्यादा ऊंचा होता है। यदि एक कंपनी का डीएससीआर, जिसे हम कह रहे हैं ऋण सेवा आवरण अनुपात, यदि ज्यादा है तो एक कंपनी सिर्फ ब्याज की रकम का भुगतान ही करने की स्थिति में नहीं होती है, बल्कि मूलधन, ऋण पूंजी का जो मूल यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो उतना गुना ज्यादा वह पेमेंट या भुगतान कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो डीएससीआर किसी कंपनी का 2 आया, मतलब वह कंपनी क्या कर रही है, दुगुना ज्यादा अर्न कर रही है, आय इनकम जनरेट कर रही है अपने मूलधन पूंजी को प्लस अपने ब्याज को दोनों को चुकता करने के लिए, दुगुना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्याज की रकम 1 लाख रुपए है हर साल, ठीक है, ब्याज है, और एक कंपनी की ब्याज की रकम 1 लाख थी, और जो मूलधन था, जो कंपनी ने लोन लिया था वो मान लो लिया था 5 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख हो गया। 6 लाख कंपनी को पे करना है। अब मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 12 लाख। ठीक है, प्रॉफिट अगर कंपनी का मान लो आया किसी साल 12 लाख, तो फिर हमारा डीएससीआर कितना आएगा, डीएससीआर हमारा आएगा 2। कैसे भाई, क्योंकि दुगुना, एक कंपनी दुगुना पेमेंट कर सकती है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों की रकम को अगर जोड़ दिया जाए तो 12 लाख, 6 लाख तो पे कर दिया, 12 लाख पेमेंट करने की उसकी स्थिति है। तो डीएससीआर कंपनी का यदि जितना ज्यादा होता है उतना वह कंपनी अपने पूंजी ढांचे में ऋण की मात्रा को बढ़ा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या कहता है, ये क्या कहता है, उत्पादन चक्र यानी प्रोडक्शन साइकिल
बेटा जब एक कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का पता लगाती है या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कंपोनेंट में से एक होता है, क्या होता है? उत्पादन चक्र। यदि उत्पादन चक्र लंबा होता है, ज्यादा होता है, तो फिर क्या होता है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कंपनी को ज्यादा होगी। तो उत्पादन चक्र होता क्या है? उत्पादन चक्र का मतलब होता है कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक अवधि को संदर्भित करता है यह, और यह प्रक्रिया कच्चे माल की खरीद से लेकर के उसके प्रसंस्करण से, संयोजन से तैयार उत्पाद की अंतिम डिलीवरी तक उत्पादन के सभी चरणों को शामिल करती है। मतलब कच्चा पदार्थ आपने खरीदा, उस कच्चा पदार्थ का फिर क्या किया? प्रोडक्शन किया, निर्माण हुआ उससे, उसके बाद क्या हुआ? उसकी पैकेजिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, परिवहन हुआ, फिर विपणनकर्ता के माध्यम से, वितरण के माध्यमों से वह दुकानों में पहुंचा, और दुकानों में पहुंच करके फिर उसकी बिक्री हो करके वह बिक गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उत्पादन चक्र कहेंगे। और उत्पादन चक्र की यदि अवधि लंबी होती है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है। उत्पादन चक्र यदि छोटा होता है, जल्दी उत्पादन हो जा रहा है, जल्दी बिक्री हो जा रही है, तो कार्यशील पूंजी निवेश भी कम हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें एक और चीज आती है, व्यावसायिक चक्र। इसे बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। बिजनेस साइकिल्स का मतलब समझते हैं? हर एक संगठन में क्या होता है कि कभी कभी जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें तेजी का समय आता है और कभी कभी मंदी का समय आता है। तेजी मंदी का समय लगा रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आर्थिक स्थिति खराब हो गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। भारत में भी स्टॉक मार्केट में या कंपनी के लाभ जो हैं वो घटने लगते हैं। स्टॉक यानी अंशों का जो मूल्य है वो कम होने लगता है। तो यह असर क्यों हुआ? क्योंकि व्यावसायिक चक्र में उतार या चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी एक्सपेंशन का समय आता है, मतलब सब अच्छी स्थिति हो रही है। फिर एक ऐसा समय आता है जब पीक पर पहुंच जाती है हमारी अर्थव्यवस्था। पीक का मतलब सबसे उच्च स्तर पर। फिर क्या होता है, धीरे 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 कंपनी या उत्पादन या लागत बढ़ने लगती है और उत्पादन कम होने लगता है या लाभ कम होने लगता है या बाजार में अंशों का मूल्य गिरने लगता है। तो धीरे धीरे रिसेशन का पीरियड आने लगता है, मंदी का समय आने लगता है। फिर डिप्रेशन यानी बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, मूल्यों में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होने लगती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो गिरने लगती है। अंशों का मूल्य जो होता है वो पूरी तरह से कम होने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिकवरी होने लगती है, सुधार होता है, और फिर क्या होता है, एक्सपेंशन यानी बढ़ोतरी आने लगती है। फिर पीक पे आता है, फिर मंदी की स्थिति आने लगती है। तो यह जो व्यापार जो चक्र है वो चलता रहता है आर्थिक वातावरण या वातावरण में होने वाले परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, तो फिर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी हम बात करें, जब पीक का समय आता है, जब कहते हैं बूम पीरियड है, तेजी का समय जिसे बोला जाता है, तेजी के समय में उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कच्चे माल ज्यादा रखने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रोकड़ वहां फंसा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा माल बिकेंगे तो डेटर्स आएंगे, हमारे देनदार का क्रिएशन होगा। तो कह सकते हैं कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उत्पादन बढ़ने की वजह से तेजी के समय में ज्यादा होती है, और मंदी का समय यदि आता है तो मंदी के समय में उत्पादन भी कम हो जाता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में भी कमी देखने को मिलती है। तो व्यावसायिक चक्र, तेजी और मंदी का समय जो होता है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता या मात्रा को प्रभावित करता है। तो बेटा ये टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स थे आप लोगों के, जो कि बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे उम्मीद करती हूँ, और इसे आप लोग बिल्कुल वैसे ही लिखिए, एक्सप्लेन करिए, तब आपके अच्छे नंबर मिलेंगे।